Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. And in this lecture, L41A, we are going to discuss the new chapter that is seepage. और हम बात करेंगे इस बार सीपेज की अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो का इफेक्ट सीपेज के ऊपर और क्विक सैंड कंडीशन. So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for competitive exam. और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, कमेंट डाल के थोड़ा बता दिया करो कुछ भी अच्छा लगा या कोई क्वेरी हो. तो ऐसा करने से यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को और इस चैनल के डिफरेंट वीडियोस को नीडी स्टूडेंट तक जब वो सर्च करते हैं तो सजेस्ट करता है. तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. तो सबसे पहला दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा कि ये सीपेज क्या है और सीपेज से होगा क्या, क्या यूज़ होगा, तो वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं सीपेज क्या है. आपने बहुत बार इसको डेफिनेशंस में पढ़ा होगा. बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है. फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इंटरकनेक्टेड वॉइड्स ऑफ सॉइल. और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर अंडर डैम. जैसे कि यहाँ एक साइड है जहाँ रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर के अंदर जो भी वाटर होगा, जो इस सॉइल है इसके थ्रू सीप करेगा और वो जाके डाउनस्ट्रीम एंड पे मिल जाएगा. तो इसी को कहते हैं सीपेज. तो यानी कि वॉइड्स के अंदर से सॉइल के थ्रू पानी जो है निकल के जा रहा है. तो आपके दिमाग में आ रहा है वेट अ मिनट पीयूष, अभी तो आपने कुछ टाइम पहले परमेबिलिटी पे इतने सारे लेक्चर बनाए, L3 सीरीज पूरी चल रही है और उसमें परमेबिलिटी की बात की. हम यही तो कह रहे थे इंटरकनेक्टेड वॉइड से पानी बह के जा रहा है, तो आप सीपेज क्यों पढ़ा रहे हो. देखो, जब भी परमेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है जिसके थ्रू फ्लूइड जो है मूवमेंट कर रहा है और किस रेट से कर रहा है वो सब परमेबिलिटी में आता है. बट जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सीपेज की, तो इसका मतलब है सॉइल के वॉइड्स के थ्रू कैसा पानी जो है वो बह के जाएगा. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, तो कंक्रीट बना देते हैं तो उसके थ्रू भी पानी हल्का हल्का सा निकलता है कि नहीं वॉइड्स के थ्रू. तो वो किस में है, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हुआ. या कोई भी एक कह लो कंपोजिट मटेरियल बना लिया जिसके अंदर वॉइड्स हैं, तो जरूरी नहीं है वो सॉइल ही हो, कुछ भी हो सकता है. तो परमेबिलिटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. वेयर सीपेज जो है वो फिनोमिना है जिसके अंदर जो लिक्विड है यानी कि हमारा वाटर जो है वो वॉइड्स ऑफ सॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है. तो आपसे कभी कभी डेफिनेशन हो या आपसे इंटरव्यू हो, बड़ा ही कॉमन सा पार्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपेज एंड परमेबिलिटी. तो हमेशा बताना है परमेबिलिटी है एक प्रॉपर्टी उस मीडियम की, वो मीडियम चाहे सॉइल हो, कोई सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो. फिर सीपेज सिर्फ सॉइल के रेस्पेक्ट में ही बात करता है फॉर वाटर. तो इसको कहते हैं सीपेज इज अ फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू परमेएबल मीडियम. ठीक है, अब चलो डार्सीज लॉ वाले पुराने कंसेप्ट पे चलते हैं. सपोज करो एक सॉइल ले लिए, एक तरफ से हेड बनाया, तो वाटर का अलाउ किया सॉइल के थ्रू पास होने में. तो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि एक पॉइंट पे जाके जो हेड है यहाँ पे रुक जाएगा और देयर विल बी अ हेड लॉस, जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते आए हैं पूरे सीरीज में. तो मैं डेल्टा एच ही लूंगा. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ हेड ज़्यादा है या हेड कम है. तो क्या है, जो सॉइल के अंदर वॉइड्स थे उनके थ्रू वाटर जो है सीप करके जा रहा था. तो ऑब्वियसली जो वॉइड्स होंगे इसके अंदर फ्रिक्शन को भी उसे झेलना पड़ेगा. फ्रिक्शन झेलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी इस फ्रिक्शन से ओवरकम करने में चली जाएगी. तो कुछ एनर्जी ही हमको यहाँ पे मिल पाएगी. तो ये वो एनर्जी, और जो एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पे आप ये जो हेड की फॉर्म में देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो हमने यहाँ कहा है जो डेल्टा एच है वो हेड लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. अब बात करते हैं सीपेज प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा. देखो, मैं बुक की डेफिनेशन की बजाय मैंने एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखी है ताकि आपको
जिंदगी भर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों को अक्सर सीपेज में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये डेफिनेशन जो मैं लिखी है ना, ये आपने दिमाग में बिठा ली, आपके सारे कंफ्यूजन दूर। तो देखो कैसे, सीपेज प्रेशर किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना है तो उसका मतलब है हेड लॉस्ट फ्रॉम दैट सेक्शन टिल डाउनस्ट्रीम पॉइंट इनटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट है वाटर का, ठीक है। ये क्या चीज है? हेड लॉस फ्रॉम दैट सेक्शन टिल डाउनस्ट्रीम एंड। फॉर एग्जांपल मैंने यहां भी लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन लेते हैं। सपोज करो ये अपस्ट्रीम पॉइंट है, इसे कहते हैं 1 1। ओके, सो यहां पे जो हेड है ना, वो टोटली जो टोटल डेल्टा एच था, ये एंट्रेंस पॉइंट में अवेलेबल था जो 1 1 से लिखा है। तो यहां पे मैंने लिख दिया डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। अब से किसी पॉइंट पे चलते हैं 2 2, ठीक है। सो 2 2 पे जो हेड अवेलेबल है मुझे यहां पे, वो है डेल्टा एच डैश। तो मैं कहूंगा इस पॉइंट के बाद मेरा कितना हेड लॉस हो जाएगा डाउनस्ट्रीम पॉइंट तक पहुंचते हुए? डेल्टा एच डैश लॉस हो जाएगा, क्योंकि यही तो मेरे पास अवेलेबल था 2 के ऊपर। तो डेल्टा एच डैश मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। सिमिलरली जो ये 3 3 पॉइंट है, वो ये रहा, बिल्कुल डाउनस्ट्रीम एंड ले लो। अब यहां पे तो कोई हेड है नहीं, आप कहोगे नहीं ये है तो सही, ये जो बना हुआ है यहां पे। तो देखो कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों को कि यार ये जो था पीयूष आपने कहा ये भी तो हेड अवेलेबल, देखो ये हेड 3 3 पॉइंट पे यूज हो जा रहा है। मतलब कि डाउनस्ट्रीम एंड का जो ये हेड है ना, इसके ऊपर मेरे पास कितना हेड रहेगा, वही तो मेरा हेड उस पर्टिकुलर सेक्शन से लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे जो हेड है ये बेसिकली 3 3 पे है, तो इसके ऊपर मतलब 3 3 पॉइंट पे इससे ज़्यादा सॉइल नहीं है, तो इसका मतलब कोई हेड लॉस होगा नहीं। तो हमेशा हमें ये देखना है जिस सेक्शन के अबाउट देख रहे हैं उसके बाद मेरा हेड लॉस कितना हो रहा है डाउनस्ट्रीम सेक्शन तक पहुंचने के लिए। आई होप मैंने ये विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल क्लियर कर दिया होगा आप लोगों को कि क्या है। अगर ये क्लियर हो गया ना, आप किसी भी क्वेश्चन में सीपेज के अब कंफ्यूज नहीं होगे। तो अभी तो हमने बात की थी सीपेज प्रेशर की। अब बात करते हैं सीपेज फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके लिए फिर से चलते हैं एक बार डायग्राम। ये देखो, अगर मैं 2 2 पे निकालना है तो मैं सीपेज प्रेशर देख लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको निकाल लूंगा और ऐड कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीपेज फोर्स। चलो लिखते हैं, ये पीएस के नाम से मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, सीपेज प्रेशर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए से डिनोट कर रहा हूँ। करेक्ट, यहाँ पे देखो सब जगह पीएस से मैंने डिनोट किया हुआ, तो समझ जाना ये सीपेज प्रेशर को डिनोट कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सीपेज प्रेशर किसी सेक्शन पे क्या है, उसके बाद जो भी हेड लॉस है टिल डाउनस्ट्रीम एंड मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू इनटू एरिया। एक काम करते हैं, लेंथ से इसको करते हैं मल्टीप्लाई, लेंथ से कर देते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। तो ये डेल्टा एच बाय एल है ना, ये अलग ले लो, और एल इंटू ए अलग ले लो। तो क्या बन गया? गामा डब्ल्यू इंटू ये क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और एल इंटू क्या हो गया? वॉल्यूम। या तो देखो इतने सारे फॉर्मूला हैं अपनी इंजीनियरिंग में, वो सब रट लो। और कई बार ऐसा होता है आपको रटने के बाद भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये जो 3 लाइन के डेरिवेशन होते हैं ना, ये मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे कि अच्छा सीपेज फोर्स क्या था, प्रेशर इनटू एरिया, और तुरंत विद इन 30 सेकेंड्स आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। तो जनरली सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये निकाला जाता है और इसको पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? गामा डब्ल्यू इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कितना सिंपल है कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली योर सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। या रट लो या समझ लो, है ना। तो अच्छा, अब दूसरा दिमाग में आपके कंसेप्ट आ रहा होगा, सर ये सीपेज फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो जो फ्लो की डायरेक्शन होगी ना, वही सीपेज फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो जो पानी जिस साइड बह के जा रहा है वही हमारा डायरेक्शन ऑफ सीपेज फोर्स हो गया। ये भी मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया है। तो अभी तक हमको समझ में आया सीपेज क्या था, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, सीपेज फोर्स क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्टिकल रख दें, यानी कि अगर वाटर जो है
डाउनवर्ड जा रहा हो या अपवर्ड जा रहा हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा इफेक्टिव प्रेशर पे। क्योंकि अभी तो हमने सबसे पहले समझना था कंसेप्ट, तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल पुट कर दिया था ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आओ देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का क्या इफेक्ट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के इफेक्ट पे घुसने से पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन को पहले अज्यूम करते हैं। सपोज करो आपने वाटर भर दिया है किसी हाइट तक, और जो हमने पढ़ा है सॉइल में सब लॉस वगैरह सब भूल जाओ एक बार के लिए। हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पीजोमीटर डालोगे टॉप जो लेयर है सॉइल की, तो इसमें वाटर का लेवल यहाँ आएगा, इसके बराबर जो भी इसमें भरा हुआ है हाइड्रोलिक जो वाटर भरा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, तो इसको मैंने लिख भी दिया देखो, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, पानी जो है रुकी हुई कंडीशन में है। और नीचे वाले पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ पे भी अगर पीजोमीटर लगाओगे तो यहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये 1 1 और 2 2 है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। अभी 1 1 2 2 कौन से वो बताता हूं। अब आपको स्क्रीन पे दिख गया है 1 1 पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ सॉइल है और 2 2 बिल्कुल एंड वाला लिया है। तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 1 क्या होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ओनली, इसके ऊपर तो कोई सॉइल पार्टिकल है नहीं तो 0 हो गया। और 2 2 पे क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड इनटू जो भी डेप्थ है यहाँ पे है वो L, तो गामा सबमर्ज्ड इनटू L कर दिया। अब आते हैं हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन पे, यानी कि सपोज करो आपने एक नल खोल दिया है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट हाइट बनाए रख रहा है पानी की, ओके, सॉइल के ऊपर, ये सॉइल है और सॉइल का पानी नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी के अंदर फ्लो करके जा रहा है। अगर अब हम पीजोमीटर लगाएंगे दोनों तरफ तो हमारा क्या कंसेप्ट मिलेगा, यहाँ पे कुछ हाइट मिलेगी, इसके थ्रू वाटर जो फ्लो करके गया है वो लॉस होगा, और वो हम नीचे से भी कांस्टेंट रेट से निकाल रहे हैं। तो यहाँ तो बस पीजोमीटर लगाइए, ध्यान रखना जब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन थी, जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ लॉस होगा, बट कुछ टाइम बाद वो जब कहते हैं ना सेचुरेशन अटेंड कर लेगा पूरा सॉइल मास और सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तब ये दोनों पीजोमीटर आपको बराबर दिखेंगी थियोरेटिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो हमें पता ही है, क्योंकि यहाँ पे हेड का लॉस होगा विच इज द लॉस ऑफ एनर्जी। वो क्यों लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के इफेक्ट से लॉस हो रहा है। तो ये हेड लॉस आपको पीजोमीटर में दिखेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ठीक है पीयूष तूने ये बता दिया, फिर से मैं ये 1 1 और 2 2 पे जाके इफेक्टिव स्ट्रेस निकालूं क्या, तो उसमें कोई चेंज आ रहा होगा, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये है हमारी 1 1 और 2 2 कंडीशन। यहां पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहां पे जो सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस है प्लस सीपेज प्रेशर एट 1 1, देखो तो हमने कहा टोटल प्रेशर जो होगा 1 1 पे वो होगा एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस सीपेज प्रेशर एट 1 1। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो 0 है तो वो सीपेज प्रेशर का रह जाएगा। 2 2 पे देखूंगा तो अगेन 2 2 पर जो भी ये टोटल सॉइल मास का सीपेज प्रेशर रहा होगा वो 2 2 तक ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि 1 1 पे जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैं दिखा चुका हूँ आपको हॉरिजॉन्टल में, तो आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो ये कि ये हर एक सॉइल ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच जाएगा, 2 2 पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो सीपेज प्रेशर एट 2 2 इज बेसिकली द टोटल सीपेज प्रेशर मैक्सिमम एट द स्टार्टिंग पॉइंट प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस एट 2 2, यानी कि गामा सबमर्ज्ड इनटू L। देख रहे हो हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन ने कैसे पूरा कंसेप्ट बदल दिया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो हो रहा हो, यानी कि सपोज करो आपने यहाँ एक पंप लगा दिया है और वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो 2 2 यहीं पे है और 1 1 वहीं पे है। तो 1 1 के केस में हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 1 माइनस जो सीपेज प्रेशर मिलेगा 1 1 लोकेशन पे वो, इसी तरीके से 2 2 पे क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एट 2 2 माइनस सीपेज प्रेशर एट 2 2। तो ये वो कंसेप्ट है जो हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन की वजह से अराइज होता है। और आपको एक चीज यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, मैं दिखाना भूल गया था। यहाँ देखो क्योंकि नीचे से पानी जा रहा है तो यहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी है, तो हेड देखो यहाँ पे ज़्यादा दिखाया हुआ है, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एनर्जी कम हो गई है तो ये हेड यहाँ पे कम दिखाया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेसेस।
चलो ये अपवर्ड डाउनवर्ड देख लिया है, तो अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं क्विक सैंड, बॉइलिंग कंडीशन या फिर अपवर्ड फ्लो। तो ये क्विक सैंड कंडीशन या क्विक कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन है क्या चीज, तो वो देखो। तो सपोज करो वाटर जो है फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे फ्लो कर रहा है, सपोज करो यहाँ आपने एक अच्छा खासा ऊपर हेड मेंटेन कर रखा है एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो बिलो सॉइल, और इस सॉइल जो है एक स्क्रीन के ऊपर रखी हुई है। तो स्क्रीन के ऊपर रखने का फायदा क्या है, अगर जब ये वाटर सेचुरेट हो जाएगी, सेचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं कि सॉइल ग्रेन्स गिर जाएंगे नीचे, वो स्क्रीन पर ही बने रहेंगे। सो इट इंश्योर्स कि सॉइल जो है उसी लोकेशन पर रहे। तो हमने एक स्क्रीन लगा दी है और वाटर जो है सॉइल वॉइड्स के थ्रू सीप करके बिल्कुल यहाँ तक पहुंचा है, बिल्कुल सॉइल के टॉप पॉइंट तक मान लो। फॉर एग्जाम्पल इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम कंसेप्ट समझाने के लिए, है ना। और ये इस टाइप का डेरिवेशन आपको बुक्स में भी मिलता है, तो मैंने भी वही फॉलो किया है। ओके, अब सीपेज प्रेशर जो है किसी भी जेड डेप्थ पे चले जाओ, क्या मिलेगा। आप कहोगे सर एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्लस हाइड्रोडायनेमिक का जो कंसेप्ट आया अभी अभी देखा, तो यहाँ अपवर्ड है। अपवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, सीपेज प्रेशर को माइनस कर देंगे और उस पॉइंट पे हम इफेक्टिव स्ट्रेस देख लेंगे। तो ये 1-1 कौन सी है, 1-1 है लेयर, वो एट डेप्थ जेड है, वही लेयर को उठा रहे हैं। अब देखो अपवर्ड जाएगा तो माइनस सीपेज प्रेशर एट 1-1, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा 1-1 का वो रख देंगे। क्योंकि हम क्विक सैंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, यानी कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस आपने हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में लगाया और नीचे जो सीपेज का इफेक्ट आया, इसको सबट्रैक्ट करना होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ना इस पर्टिकुलर डेप्थ पे, वो फ्री हो जाएंगे। हम कहेंगे उनकी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई है, जीरो हो गई है, और वो पानी के साथ मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। सो बेसिकली जहां पे आपका नेट इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो जाए जिस डेप्थ जेड पे, वही हम कह देंगे कि भाई आ गई है क्विक कंडीशन। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा क्विक कंडीशन में हो क्या रहा है। तो बेसिकली जो दलदली इलाके होते हैं ना, वो क्विक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, यानी कि वो आपके वेट के अंदर नीचे मतलब बॉडी को रोक नहीं पाते, शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है पार्टिकल के अंदर। वो शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो गई तो पार्टिकल एक फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा, फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा तो आपके वेट के थ्रू पैर जो है नीचे धंसता चला जाएगा दलदल के अंदर। तो खैर वो उसी को क्विक सैंड कह रहे हैं। खैर अब उससे हटके ज़रा हम अपने मैथ्स पे आते हैं। तो किसी भी डेप्थ जेड पे इफेक्टिव प्रेशर जो है वो है ज़ीरो। तो हम क्या करते हैं, जो नेट प्रेशर है उसको ज़ीरो कर देते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1-1, इसको इफेक्टिव ही समझना, सिग्मा मतलब टोटल नहीं है, इफेक्टिव ही है, माइनस सीपेज प्रेशर एट 1-1। अब ये मैंने बताया, सपोज करो जो सीपेज प्रेशर है यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड का जो लॉस हुआ है वो एच है, तो एच इंटू गामा डब्ल्यू हो गया सीपेज प्रेशर, तो 1-1 लोकेशन पे। एंड जो सबमर्ज्ड कंडीशन इंटू जेड होगा, यानी कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट इंटू जेड होगा, वो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ले जाओ जीरो के इस तरफ ले जाओ और एक रेशियो बना लो जो कि जनरली हो गया एच बाय जेड। एच बाय जेड ही क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। तो हमें मिल गया गामा सबमर्ज्ड बाय गामा डब्ल्यू। अच्छा, गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो एक काम करता हूँ मैं, गामा सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू माइनस 1 इसको लिख लेता हूँ। अब आपको याद होगा जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो अपन कहते थे गामा बल्क। अब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो एस की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जी डॉट 1 बाय 1 प्लस सी, और गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल, -1। इस -1 को ले जाओ, आपको मिल जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू जी -1 बाय 1 प्लस सी। यानी कि क्विक सैंड कंडीशन वो पार्ट है जिस सैंड के अंदर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बराबर हो गया है नीचे से आने वाले सीपेज प्रेशर के।
तो ये वाली जो सैंड की लेयर है ये बिल्कुल फ्री हो गई है, इसमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं रहा, ये लोड नहीं ले पाएगी, और जरा सा भी आप इस पे फोर्स लगाओगे ये धंस जाएगा आपका पैर या हाथ या कोई भी मशीनरी जो इसके ऊपर से लेके जा रहे हो। तो दिस इज क्विक सैंड। अब आपको समझना होगा, जब भी क्विक सैंड की बात कर रहे हैं ये वाला, इसी को हम कह देंगे क्रिटिकल ग्रेडियंट। तो लेट अस कॉल दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू क्विक सैंड एज क्रिटिकल ग्रेडियंट। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईसी से। तो आईसी इज इक्वल्स टू एच बाय जेड दैट इज जी माइनस वाई 1 प्लस ई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन सॉइल के अंदर ये चेक करना है जो आई रियल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो और आईसी में क्या डिफरेंस है। अगर वो रियल वाला जो है वो आईसी से कम है तो मतलब हम सेफ हैं, अभी इसके अंदर क्विकसैंड नहीं हुई है। बट अगर वो आईसी के बराबर हो गया है तो समझ जाओ क्विकसैंड स्टार्ट हो चुकी है उस पर्टिकुलर सॉइल में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्रिटिकल ग्रेडियंट जो है ये सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल। तो इसको कह देंगे आईसी डिवाइडेड बाय आई। ये भी मिल गया हमको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है पीयूष ये सब ठीक है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाए ना क्विकसैंड का तो अच्छा लगता है, वो दलदल वाला नहीं, थोड़ा हम सिविल वालों के हिसाब से बताओ यार। तो देखो सपोज करो ये डैम है, एक तरफ रिजर्वायर है, रिजर्वायर के नीचे जो सॉइल है इसमें के इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू पानी सीप करके डाउनस्ट्रीम एंड पे जाएगा। जब डाउनस्ट्रीम एंड के ये एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस वाटर का जो फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने समझाया कुछ जेड डेप्थ पे जो नीचे का सीपेज प्रेशर है ऊपर की ओर जाने वाला और ऊपर से इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्विकसैंड। तो यानी कि जो डाउनस्ट्रीम एंड साइड है ना रिजर्वायर की वहां हो सकता है क्विकसैंड। और ये देखो यहाँ बने हुए नहीं सॉइल पार्टिकल्स, क्विकसैंड पे ये सॉइल पार्टिकल्स फ्री हो गए और ये बहना शुरू कर देंगे ऊपर की तरफ डाउनस्ट्रीम एंड में। तो यहाँ हो जाएगी सॉइल की कमी, फिर और ज़्यादा पानी आएगा और ज़्यादा चलते चले जाएंगे पार्टिकल्स निकलते चले जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे पार्टिकल्स की कमी, और फिर ज़्यादा प्रेशर के अंदर ये एक दिन ये वाला टिल्ट हो जाएगा और हम कहेंगे भाई डैम फेल हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में भी इन डेप्थ आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम। तो अभी छोटा सा जो मैंने पढ़ाया है उसका ही दिमाग लगाते हैं। ये क्या है एच बाय जेड, जेड क्या थी लेंथ थी। सपोज करो लेंथ बढ़ा दी जाए तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो पहले सिंपल लेंथ जो थी जिसे आप जेड यहाँ देख रहे हो वो ये थी, अब यहाँ पे एक शीट पाइल लगा दी गई है, इसकी वजह से ये डेप्थ बढ़ गई। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्या था हेड बाय लेंथ था। लेंथ बढ़ा देने से हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो रियल वाली होगी वो कम हो जाएगी। और हमें पता है आईसी जो था ये तो था हेड पर यूनिट लेंथ, जिसमें लेंथ को अगर बढ़ाना था तो वो आईसी से कम हो गया गिवन आई रियल वाला। आई मीन टू से दैट अगर हमने शीट पाइल लगाई इससे जो आया वो था रियल, जिसमें है हेड जो भी हेड है अभी भी डिवाइडेड बाय लेंथ। अब लेंथ बढ़ चुकी है ठीक है, तो इसको कह रहे हैं आई रियल। और जो पहले था बिना शीट पाइल लगाए हुए वो था क्रिटिकल ग्रेडियंट जो हो रहा था। तो इसका मतलब मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को लेस कर दिया है, यानी कि लेंथ बढ़ा दी है थ्रू शीट पाइल। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया है फॉर सीपेज, यानी क्विकसैंड से बचाने का। एक और तरीका भी है, ये जो सॉइल है ना यहाँ से निकल के जा रही है इसे इंट्रैप कर लो तो क्या करते हैं फिल्टर्स यूज कर लेते हैं। फिल्टर्स में ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पोर्स होते हैं ना वो इतनी ही साइज के होते हैं कि जो सॉइल होती है ना नीचे वाली ये इनको क्रॉस नहीं कर पाती है, और ये जो फिल्टर मीडिया होता है इनके पोर्स में वो जमा हो जाती है और धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब नो मोर मूवमेंट ऑफ सॉइल हो जाता है एंड वाटर जो है वो इजीली सीप आउट करता रहता है थ्रू वॉइड्स। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से सिंपल सॉल्यूशन टू क्विकसैंड प्रॉब्लम बिलो द डैम्स। इसी को पिपिंग भी कहते हैं, जिसको मैं और अच्छे से भी बताऊंगा। अच्छा अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर को क्लोज करने से पहले, क्योंकि इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्विकसैंड कंडीशन किस टाइप की सॉइल में फिजिबल है। देखो नाम से ध्यान रखना क्विकसैंड आ रहा है तो ये कोहेजन लेस सॉइल स्पेशली जो सैंड है उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली
एग्जिस्ट करती है। जबकि ये कोहेसिव सॉइल में नहीं होती है। मैंने क्लीन लिखा है, क्यों नहीं होती? क्योंकि कोहेसिव सॉइल में आपको याद होगा उनके अंदर एक कोहेजन होता है। कोहेजन की वजह से पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। तो इस वजह से क्विक सैंड कंडीशन कोहेसिव सॉइल लाइक सिल्ट एंड क्लेज में देखने को नहीं मिलती। क्ले में स्पेसिफिकली बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, और सिल्ट में जिसका इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमम होता है। तो ये था पार्ट ए में क्विक सैंड तक का। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स जो मैंने इकट्ठे किए हैं आपके लिए, ताकि आपको हर एक टाइप ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने अभी तक सिविल स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। और जब भी आप खोलेंगे तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स अभी भी चल रहा है टिल डेट, बाकी सारे हो चुके हैं। आप इन ऑसम को देख सकते हैं, ऑसम वीडियोस को। और ये सिविल स्पॉटलाइट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में हम लोग ब्रीफ जो पार्ट होता है, जो कई बार बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, कई बार इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सो गाइज, साइनिंग ऑफ। एंड आई रिक्वेस्ट यू इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करा करो, बिकॉज ये सब मैं नहीं करता हूँ। आई एम लीविंग इट टू स्टूडेंट्स ओनली, and motivate me to make awesome videos for you people. Signing off. God bless you all.